सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 5 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेश में खबर है, अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर लगाई रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी अमेरिकी सैन्य सहायता की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ एक अभूतपूर्व टकराव के बाद सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ट्रंप ने यूक्रेन को सभी अमेरिकी सैन्य सहायता की आपूर्ति को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो ये बदलाव अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में ला ही रहा है और उसका तहत अब यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी को भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय आज इस क्रम में रहने वाले हैं, तकनीक की मार, युवाओं को दक्ष बनाने की चुनौती और अभिव्यक्ति पर पहरा। तकनीक की मार, आधुनिक तकनीकी और इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन तक जैसे जैसे आम लोगों की पहुंच बन रही है, वैसे वैसे कई स्तर पर उसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं। खासकर स्मार्टफोन में गेम खेलने की लत का सबसे ज़्यादा असर युवाओं और बच्चों पर पड़ा है, जिनका व्यक्तित्व इससे बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। ये चिंता आम है कि मोबाइल में गेम की लत के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, मगर ज़्यादा रासद घटनाएं वे हैं जिन्हें हमेशा स्मार्टफोन देखने या गेम खेलने की आदत की वजह से बच्चे अपने परिजनों पर हमला कर देते या फिर अपनी ही जान ले लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया अब। गौरतलब है कि उड़ीसा में जगत सिंहपुर जिले में जयबाड़ा सेठी साही गांव में एक छात्र ने ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर पत्थर से हमला कर अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी। खुद को रोक जाने के बाद उसके दिमाग पर हिंसा इस कदर हावी हुई कि उसने तीनों का सिर पत्थर से कुचल दिया। यह आधुनिक तकनीक का ऐसा चेहरा है जो बेहद घातक नतीजे के चलते चिंता का कारण बन रहा है। सवाल है कि इंटरनेट की सुविधा से लैस स्मार्टफोन का पर्दा आखिर इतना गहरा मनोवैज्ञानिक असर कैसे डाल रहा है कि कोई व्यक्ति इसके सम्मोहन में आसपास की दुनिया से लेकर खुद की अहमियत भी भूल जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी अपने आप में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं? क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इन्हें एड्रेस करने के लिए? स्टेप्स हैं कि बच्चों की रेगुलर काउंसलिंग हो। स्मार्टफोन्स में आजकल बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। फोकस मोड आ गया है जिसमें आप कुछ समय तक मोबाइल चला सकते हैं, उसके बाद फ़ोन अपने आप ही सर्टेन ऐप्स को बंद कर देता है। फोकस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेट करा जाए कि वो पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा ही, कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। अपने आप ही बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। स्कूल में समय समय पे काउंसलिंग के रूप में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव में तो नहीं है, किसी भी कारण से। और इसके साथ साथ, जैसे कि अभी हाल ही में कई देशों ने, स्पेन ने, यूरोप ने कानून ले आए हैं कि स्कूलों में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। स्कूल में आप मोबाइल फ़ोन नहीं चला सकते। पहले अलाउड थे फ़ोन, वहाँ पे ऐसे की मनाही कभी होती नहीं थी। अब क्यों कर दिया है? क्योंकि इससे ओवरऑल जो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी बात, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन माइंड का बहुत बढ़ गया है। तो हमें भी ऐसे कानून लाने चाहिए। आगे बढ़ते हुए, अभिव्यक्ति पर पहरा। सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी निसंदेह बहुत गंभीर है कि संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए। अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की आज़ादी की अर्थ समझना चाहिए। इससे पहले भी कई मौक़ों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहसें हो चुकी हैं। अदालत अदालतें पुलिस को नसीहत दे चुकी हैं, मगर शायद उस पर संजीदगी से अमल की ज़रूरत नहीं समझी गई। इसी का नतीजा है कि अब जब जैसे ऐसे मामले अदालतों पहुंच जाते हैं जिनसे किसी भावना के आहत होने का आरोप लगता है, जो कि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ हो नहीं होता। अभी मैटर क्या है? आजकल देख रहे हैं कितना सेंसिटिव हो गया है हर चीज़, कि आप ज़रा सा किसी के बारे में कुछ भी कह दीजिए। पॉलिटिकली तो होता ही है हमेशा, तो लोग केस कर देते हैं, मानहानि वगैरह कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक लाइन होती है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हर समय दबा नहीं सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, चाहे वह फिल्मों के दृश्य, संवादों, किसी राजनेता के बयान या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप लगते रहे हों।
या किसी ऐतिहासिक मिथ्या प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर। देखिए किताबों में लेख आर्टिकल्स पे नाम पे एफआईआर हो जाती है कि आर्टिकल में भड़काऊ चीज़ लिखी हुई है। किताबों के नाम पे एफआईआर हो जाती है कि किताबों में भड़काने की चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये मामला क्या अचानक से न्यूज़ में क्यों आ गया? ताज़ा मामला कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता को लेकर उठा, जब उन्होंने गुजरात के एक विवाह समारोह में उसे सुनाया और फिर सोशल मीडिया पर उसका अंश डाल दिया। उन पर आरोप लगा कि कविता में लोगों में हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया। साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्ति विचार कई बार प्रतीकों और बिंबों में छिपे होते हैं, इसलिए उनके सही अर्थ खोलने में दिक्कत आ सकती है। प्रतापगढ़ी के मामले में गुजरात पुलिस को भी इसी की चलते धोखा हुआ होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुवाद में गलती की वजह से ये भ्रम हुआ होगा। अब डबल मीनिंग कोई निकाल रहा है जानबूझ के तो मतलब उसे निकल के आ जाएगा। मगर आजकल जिस तरह चुनिंदा तरीके से किसी के बयानों से भावनाओं के आहत होने के आरोप कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की आज़ादी का संकल्प भी धुंधला पड़ता नजर आने लगा है। देखिए ये समस्या तो कई बार अदालतों ने भी कई बार ये स्पष्ट करा है कि आप ऐसे हर किसी को जरा जरा बातों पर नहीं उठा के ला सकते, मगर दुरुपयोग तो होता ही है पुलिस का भी। युवाओं को दक्ष बनाने की चुनौती अगला संपादकीय है जयंतीलाल भंडारी साहब द्वारा एक और शानदार लेख। इन दिनों कृत्रिम मेधा एआई से संबंधित कई रिपोर्टों में कहा गया है कि जहां भारत की नई पीढ़ी के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में एआई से जुड़ी नौकरियों में अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं करोड़ों युवाओं को इससे संबंधित नौकरियों के लिए पेशेवर के रूप में तैयार करने की बड़ी चुनौती भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि हालांकि दुनिया में यह आशंका है कि एआई की वजह से नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण नौकरियां खत्म नहीं बल्कि उसकी प्रकृति बदल जाती है। सही बात है, नई प्रकार की नौकरियां जनित होती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत की नई पीढ़ी एआई से संबंधित कार्यों में लगातार अपने योगदान बढ़ा रही है। ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम अल्टमैन का मानना है कि कृत्रिम मेधा के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस समय जहां भारत की नई पीढ़ी देश के विकास में बड़ा योगदान दे रही है, वहीं उसमें पूरी दुनिया में छाप छोड़ी है। नई पीढ़ी सेवा निर्यात से विदेशी मुद्रा की बड़ी कमाई करने वाले आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरती दिखाई दे रही है। ये बात भी अहम है कि एआई सहित दक्ष मानव संसाधन के सरल और किफ़ायती रूप से उपलब्ध होने के कारण भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेजी से अपने केंद्र खोल रही हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 25 के तहत प्रकाशित रिपोर्ट भविष्य की नौकरियां में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 23 तक 17 करोड़ एआई संचालित नई नौकरियां पैदा होंगी। ये रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, मैंने पढ़ी भी थी। 2030 तक ना एक नई नौकरियां जनित होंगी। दक्षता वाली नई नौकरियों को रफ्तार मिलेगी और इससे दुनिया भर में उद्योगों और व्यवसायों को नया रूप मिलेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां भारत में नियुक्तियों का मानना है कि सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उनके परिचालन में बदलाव आएगा, विश्व स्तर पर एआई कौशल की मांग में तेजी आई है। ऐसी मांग के मद्देनजर भारत और अमेरिका अग्रणी है। ऐसे में सबसे तेजी से जिन नौकरियों की मांग होगी उनमें एआई, डेटा विशेषज्ञ और मशीन लर्निंग। देखिए एआई और मशीन लर्निंग की बात कही गई है, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ये क्षेत्र। आगे देखते हैं। कई अन्य सर्वेक्षण भी दुनिया भर में पारंपरिक नौकरियों के संभावित खतरों का संकेत देते हैं। देखिए ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट तो चेंज हो ही जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 25 के ये टिप्पणी भी अहम है कि मजबूत संस्थागत ढांचे और रणनीतिक योजना के साथ एआई एक संकट के रूप में नहीं बल्कि न्यायसंगत आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, जो भारत को तेजी से स्वचालित होती दुनिया में आगे बढ़ने की स्थिति में लाएगा। सर्वेक्षण ने यह भी रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकी को हम हमेशा श्रम को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके बजाय कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत देश और दुनिया की ज़रूरतों के देखते हुए अपने युवाओं में दक्षता का विकास कर रहा है, उन्हें कौशल बढ़ा रहा है। वर्ष 25-26 के केंद्रीय बजट में देश के युवाओं को दक्ष बनाने और भारत को वैश्विक कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। 3 नई कौशल विकास योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं के तहत खासतौर पर एआई, आईटी, साइबर सुरक्षा और अन्य नई तकनीकों में करीब 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
यूरोप, जापान और अन्य कई विकसित और विकासशील देशों की आबादी इससे बूढ़ी हो रही है। ऐसे में भारत के लिए विदेशों में भी अपने दक्ष युवाओं के लिए बड़े अवसर हैं। भारत ने हाल ही वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ आव्रजन और रोजगार के से जुड़े समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत भारत, जापान, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, फ्रांस, जर्मनी, रूस, मॉरिशस, ब्रिटेन इत्यादि देशों में अपने दक्ष युवाओं को भेजा रहा है। देखिए, ये भी सच बात है कि बहुत भारी मात्रा में विदेशों में लोग बूढ़े हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं। ऐसे में जो हमारी एक यंग जनरेशन है, वो लीड कर सकती है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेवोल्यूशन को। नए डिजिटल दौर में देश की एआई दक्ष नई पीढ़ी की देश और दुनिया में लगातार मांग बढ़ रही है। ऐसे में हमें नई पीढ़ी की दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें और अधिक प्रेरित करना होगा। इसके लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें देश के कोने-कोने में, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल बनाने के लिए कई गुना प्रयास करने होंगे। हम उम्मीद करें कि सरकार दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी वाले भारत में नई पीढ़ी को एआई दक्ष बनाने के लिए कदम तेजी से बढ़ाएगी। यह भी उम्मीद करें कि नई एआई पीढ़ी देश की आर्थिक दृष्टि संभालने की संभावनाओं को साकार करते हुए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, अब तकनीक की डेवलपमेंट होने के साथ-साथ तो परिवर्तन होगा ही। कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर ने बहुत सारी मैनुअल चीज़ें बदल दी, मैनुअल काम करने के तरीके बदल दिए। जब वो बदल दिए, तो नौकरियाँ भी चली गईं, लेकिन नई नौकरियाँ भी आईं। जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना आता था, उनको नौकरियाँ मिल गईं। परिवर्तन तो हमेशा समाज में होता ही रहा है और तकनीक में तो विशेषकर और तेज़ी से होता है। जहाँ-जहाँ तकनीक का विकास होता है, वहाँ परिवर्तन और नई नौकरियाँ सृजित होती हैं, जिन्हें नई तकनीक को चलाने की स्किल आती है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।